दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर साथियों आपको पता आपका चैनल आपके लिए लगातार लेकर आ रहा है यूपी टेट सभी सब्जेक्ट की क्लासेस। लेकिन चूंकि हिंदी की क्लास जब भी हो तो समझ लो कि ये केवल हिंदी को मदद नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे आपके संस्कृत को भी साथियों मदद करेगा। क्योंकि हिंदी के लगभग 60 से 70% जो टॉपिक है साथी, वो पूरी तरीके से साथियों आपके संस्कृत को भी मदद करता है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बात के, प्रश्नों की तरफ आइए चलते हैं। पहला सवाल साथियों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों देखो, संधि विच्छेद करना अलग चीज़ है और संधि का नाम पहचानना अलग चीज़ है, और मैं दोनों चीज़ आपको समझाऊंगा कैसे समझना है। प्यारे साथी, महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन पता कैसे करें कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान पूर्वक समझना। महा में क्या है, महा, महा में आ है ना, महा। हा पे क्या है, आ की मात्रा है, और यहाँ ऊ की मात्रा है। और ट्रिक ये कहता है कि जब आ के बाद ऊ आ जाए, या आ के बाद ई आ जाए, या आ के बाद री आ जाए, तो दोस्तों जब भी आ के बाद ऊ आए, आ के बाद ई आए, आ के बाद री आए, तो वहाँ पे साथियों हमेशा गुण संधि होता है। और महाराज जब इतना खर्चा कर लिए हो तो गुण संधि का सूत्र भी बता दो। तो दोस्तों गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणः। और भी एग्जाम्पल्स आपके सामने में दे देता हूँ जिससे आपका डाउट एकदम खत्म हो जाए। देखिए साथी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे देखो, देवेंद्र है ना, देखो देवधन इंद्र, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूंगा, हाँ एक मिनट। देवधन इंद्र, देखो वा में आ है कि नहीं है, आप इसको पकड़ो। वा में क्या है, वा में आ है कि नहीं है, तो वा का आ ले लो। और आ के बाद देखो क्या है, वा के बाद ई है, तो आ और ई आया मतलब ए बन गया, मतलब देवेंद्र। तो कहने का मतलब मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर आ के बाद ई आए, आ के बाद ऊ आए, आ के बाद री आए, तो दोस्तों वहां पे हमेशा गुण संधि ही होगा। रमेश को देख लो रमाधनीश, परोपकार को देख लो परधन उपकार, है कि नहीं। साथी मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोग करो। महेश में कौन सी संधि होगी, कुछ मत करो, बस महेश को ऐसे पकड़ो और तोड़ दो। महाधन ईस, यही तो महेश होता है। अब दिमाग लगाओ कि सर बोले हैं महा, हा में आ है और आ के बाद ई है, इसका मतलब साफ साफ सर यहाँ पे गुण संधि होगा, क्योंकि आ के बाद ई आएगा तो गुण संधि होगा। ऑप्शन में गुण संधि ऑप्शन है नहीं है, तो गुण संधि किसके अंतर्गत होता है, स्वर संधि के अंदर ही गुण संधि को काउंट किया जाता है। समझ गए साथी। अगले प्रश्न पे आ जाओ, आ जाइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों जब बात इत्यादि का आता है तो देखो इति धन आदि, इसका एक सिंपल फॉर ट्रिक है, इति धन आदि। अब पकड़ो इसको दोस्तों, ये आमतौर पे ये यड़ संधि होता है, लेकिन यड़ संधि को मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत फालतू इसमें नहीं करना आपको। इति धन आदि तो आपने कर लिया, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। तोड़ना तो तोड़े लोगे आप लोग, लेकिन अगर हमको आपको अगर साथियों यड़ संधि को अगर मान लो पहचानना है, अगर यड़ संधि को पहचानना है तो क्या करोगे। ये यड़ संधि है साथ ही, इसके देखो कोई भी शब्द जब दिया रहेगा ना तो उसके बीच वाले अक्षर को देखना, बीच वाले अक्षर को। ये अगर यहाँ पे या लिखा है, या वहाँ पे वा लिखा हो, या वहाँ पे रा लिखा हो, या वहाँ पे ला लिखा हो, कैसे, जब कोई शब्द दिया हो उस शब्द के बीच में अगर यहाँ पे या लिखा हो, या वा लिखा हो, या रा लिखा हो, या ला लिखा हो, तो दोस्तों 110% मैं गारंटी ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा यड़ संधि होगा। और एग्जाम्पल लड़की लेके दिखा दूँ, जैसे दोस्तों स्वागतम, स्वागतम कहोगे सर जी आप ही बताए हो कि बीच में वा मिल गया, इसका मतलब यड़ संधि है। संधि विच्छेद क्या बनेगा, सुधन आगतम। ठीक है, बस इतना समझ लो, ये जो बीच वाला अक्षर होता है, यहाँ पे अगर या लिखा हो, वा लिखा हो, रा लिखा हो, या ला लिखा हो,
तो 110% गारंटी ट्रिक है कि वहां पे यड़ संधि ही होगा। अब अगर इतना खर्चा कर दिए हो महाराज, तो यड़ संधि का सूत्र भी जान लो। तो दोस्तों यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। क्या होता है दोस्तों? इको यड़चि। इको यड़चि दोस्तों जो होता है ये गुण संधि का सूत्र होता है। इको यड़चि ये गुण संधि का साथी सूत्र होता है, सॉरी यड़ संधि का सूत्र होता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? पो धन अन। क्या होगा? पो धन अन। अब इसको भी मैं आपको पहचानता हूं, पहचानवा दूं कि कैसे इसको पकड़ोगे आप लोग। अब देखो प्यारे, पवन का हो गया पो धन अन, ये तो हम समझ ही गए हैं। अब सवाल है कि इसमें संधि कैसे पहचाने। देखो दोस्तों एक संधि है, आज तक आपको शायद नहीं बताया गया होगा, अयादि संधि। ये भी स्वर संधि का एक भाग होता है, अयादि संधि। इसको भी पहचानने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अगर किसी शब्द के शुरुआत में बोलने पर अय निकले या बोलने पर आय निकले, बोलने पर औ निकले या बोलने पर आओ निकले, तो 110% गारंटी ट्रिक है साथी, 110% वहां पे अयादि संधि होगा। जैसे पवन, पवन शब्द जब दोस्तों आप बोलते हो तो आव तो अपने आप निकल जाता है, पवन। पव, पव, पव मतलब आव, पव मतलब आव, यानी आव निकल रहा है ना, तो पवन हो गया। और एग्जांपल दिखाऊं आपको, पवन के अलावा दोस्तों फिर नैनम। जैसे दोस्तों आप नैनम पढ़ते हो, नयनम। अब नैनम को बोलो नय, नय। जब नय कहते हो साथी तो अय आपको पता निकलता है, जब नय बोलते हो तो अय अपने आप निकलता है। देखो नय मतलब आय। तो जब किसी शब्द के शुरुआत में अय निकले या आय निकले, आओ निकले या आओ निकले, तो प्रभु वहां पे हमेशा अयादि संधि होता है। इसको दिमाग में बैठा लो, इतना भी कठिन नहीं है, दिमाग पे थोड़ा जोर दोगे तो अपने आप चीजें बन जाएंगी। साथियों आगे, विद्यालय में कौन सी संधि होगी? साथियों जब बात विद्यालय की होती है तो विद्यालय को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यही तो हो गया। ये साथियों दीर्घ संधि है। इसको कैसे पहचाने कि दीर्घ का क्या होता है? साथियों दीर्घ संधि में क्या होता है, एक ही वर्ण के बाद दोबारा फिर वही वर्ण आता है। जैसे विद्या, विद्या में तो आ है ही और यहां भी आ है। तो अगर सेम वर्ड के बाद सेम ही वर्ड आपको नजर आए, क्या बोला मैंने? अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आपको नजर आए तो प्यारे वहां पे दीर्घ संधि होता है। आ के बाद आ आए या फिर ई के बाद ई आए या ऊ के बाद ऊ आए, तो समझ जाना दोस्तों वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। काफी प्यारे भाई लोग ये कह रहे हैं कि सर इसको तोड़ना बता दीजिए, इसको तोड़ते कहते हैं। साथियों तोड़ने की कोई ट्रिक नहीं होती है, वो आप प्रैक्टिस के द्वारा आपके दिमाग में स्वयं चल जाएगा। अब विद्या को विद धन आलय तो कह नहीं सकते, विद्या धन आलय ही कहोगे ना। तोड़ने की कोई साथी ट्रिक नहीं होती, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर, तो ये चीज है। आगे आ जाओ, चौराहा। अब दोस्तों समास से क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास होगा? साथियों जब बात चौराहा की आएगी और बात समास की आएगी तो समास के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। हम ऑलरेडी ये चीज करा चुके हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी समास का पहला पद, क्या? जब किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हो। संख्या का मतलब आप देख रहे हो ना, जैसे चौराहा, तिराहा, सप्ताह, पंचवटी। तो अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो दोस्तों इसे कहते हैं द्विगु समास। भंडारा पा लिया सर आज तो, मतलब बालक को पूरा याद है कि सर जी भंडारा है आज। बहुत अच्छी बात है। वैसे एक अच्छी बात यह है कि यार माइक जो है बंद हो गया तो मतलब सुकून में आप लोग रहो, है ना, थोड़ा एंजॉय कर पा रहे होगे आप लोग, नहीं तो बैकग्राउंड में इतना आवाज आता है। यार देखो भंडारा का तो नहीं पता है दोस्तों, कारण क्या है, कभी शाम को आज 7 बजे वाली क्लास भी हो सके ना हो पाए,
क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तो हो सकता है कि आज शाम 7 बजे वाली क्लास आपकी जो सीटेट की चलती है, हो सकता है वो ना हो, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। और 9 बजे वाली क्लास तो होगी, वो मुझे प्रॉपर पता है, उसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 7वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। दोस्तों, अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से हो, जब किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से हो, देखो, एक तो आपको या तो पता हो कि अव्यय क्या होता है। अगर अव्यय का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से हो, या अगर कोई शब्द ऐसा आता है कि वो अर्थ छोटा दे, शब्द भी छोटा होगा, उसका अर्थ भी बहुत छोटा होगा, तो वहां पे दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। और अगर ये सब आपके दिमाग में ना काम करे तो दिमाग में ये तो बैठा सकते हो कि अगर किसी शब्द की शुरुआत यथा शब्द से हो रहा है तो वहां पे दोस्तों अव्ययी भाव समास ही होगा, कोई और समास वहां पे साथियों नहीं हो सकता। आगे, नीलकंठ में कौन सा समास होगा। साथियों, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर की बात हो रही है, तो प्रभु यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है, आगे आ जाओ साथियों। नेक्स्ट, माता पिता में दोस्तों कौन सा समास होगा। माता पिता, ओके, एक बार कर लो सारे लोग, फिर मैं बताता हूं। माता पिता, तो मैंने कहा था कि अगर कोई 2 शब्द दोस्तों दिया गया है और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे माता पिता, राजा रानी, सुख दुख, रात दिन, अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं कि एक शब्द साथियों दूसरे का उल्टा है, तो बहुत आसान से लहजे में अगर आपको बताऊं तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसी जगह पे दोस्तों आपको सीधा फीधा कह देना है कि सर ये द्वंद्व समास होगा। क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ फास्ट। राजपुत्र में साथियों कौन सा समास होगा। राजपुत्र हो चाहे सरलागत हो, अगर कोई शब्द है साथियों और उस समास का अगर कारक चिन्ह दोस्तों अगर यूज हो रहा है, जैसे मैंने कहा राजपुत्र, तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, और राजा के पुत्र का मतलब होता है कि बीच में कारक चिन्ह का आ रहा है। तो अगर किसी शब्द के बीच में कारक चिन्ह का ज्ञान है, तो अगर कारक चिन्ह निकल रहा है तो साथियों वहां पे तत्पुरुष समास होगा। एक मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि शरणागत में कौन सा होगा। अब दिमाग लगाओ, शरणागत में कौन सा समास होगा और तोड़ कर बताओ। तो साथियों शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ, शरण धन आगत, शरण में आया हुआ या शरण को गया हुआ। तो दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का ज्ञान हो रहा है। आगे, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, और जहां पे अलग होने का दोस्तों भाव आता है, आपको पता ही है कि वहां पे अपादान कारक होता है। यहां कुछ बताने की और समझाने की दोनों जरूरत नहीं है। और याद रखो, एक मैं आपसे बोलूं कि मोहन, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मोहन बाजार से घर आता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। बताओ साथियों, मोहन बाजार से घर आता है, यहां पे कौन सा कारक होगा। साथी देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब चूंकि मोहन बाजार से आएगा तो यानी मोहन बाजार से अलग होगा, और जब अलग होगा तो यहां पे अपादान कारक होगा। भाई बाजार से अलग होगा तभी तो घर आएगा, सीधी सी बात है। तो अपादान कारक होगा। और लगे हाथ अगर इतना खर्चा कर लिए हो तो ये भी बता दो कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कारक जो होता है, हिंदी में 8 प्रकार होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार होते हैं, दोनों याद रखना। और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि यूपी टेट है ये, और यूपी टेट में फैक्ट से क्वेश्चन भरा रहेगा। और समय अगर देखा जाए दोस्तों टीईटी में बचा नहीं है, मुश्किल से आपके पास कुल मिलाकर 50-60 दिन है, और उन्हीं में आपको अपने पूरे सिलेबस को ग्रैब कर जाना है। अगले क्वेश्चन पे साथियों आ जाओ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए सूचना, जो लोग यूपी टेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर शुरुआत कहाँ से करें, कोई बैच खरीदें या कोई ऑनलाइन जाकर पढ़ें, तो साथी ये सब कुछ नहीं करना है।
क्योंकि ऑनलाइन बैच और किसी वीडियो और किसी क्लास की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपसे साफ साफ कहता है कि उतना पढ़िए जितना पढ़ सको। तो आपकी मदद के लिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि यूपी टेट का 2011 से लेकर 22 तक का जो 90% क्वेश्चन है, देखो कि यार वो 90% क्वेश्चन कौन सा है, वो 90% टॉपिक कौन सा है जो पेपर में बार बार पूछ रहा है, और वही टॉपिक अपने दिमाग में आप बैठा लो। और ये चीज़ मैं आपको करके दे रहा हूँ, इसके लिए 200 पेज का ये प्रीमियम नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर रहेगा। इसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि किताब खरीदूं, बैच खरीदूं, कुछ नहीं करना है। इसे पढ़ने के बाद ऑलरेडी इसमें मैं आपको 100+ से ज़्यादा इसमें आपके नंबर के काम कर दिए गए हैं। आपको कैसे मिलेगा, नीचे नंबर है 9653050981, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आगे, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। साथ ही यहां पे कह रहा है कि बाण से जो मारा है, तो ये बाण से में कौन सा कारक होगा। साथियों, रामा रावणम वाणेन आहतः, तो जिस चीज के द्वारा आप कोई काम करते हो वहां पे दोस्तों करण कारक होता है। देखो, रावण को, अगर रावण को मैं पूछता तब तो कर्म कारक होगा, बाण के द्वारा पूछ रहा है तो यहां पे करण कारक होगा, और राम तो कर्ता कारक है ही, ये तो आप जानते ही हो। चलो साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। साथियों कमेंट करो। संबोधन कारक है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना संबोधन क्या होता है, हे, भो, अरे, है ना भाई। कोई भी अगर आप लोग कारक अगर आपने तैयार किया होगा शब्द रूप में, कौन सा आपने तैयार कर रखा है, बालक का, कि बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, और बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, और बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, तो बालकस्य बालकियो बालका नाम, और बालके बालकियो बालकेसु, और लास्ट में क्या आता है, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो दोस्तों ये जो संबोधन आपको लास्ट में दिखता है साथियों, वही आपका यहाँ आपसे पूछ रहा था। आगे एक आप लोग शब्द रूप तैयार कर लेना, चाहे बालक का चाहे राम का, दो में से एक आपको याद करना जरूरी है। मेज पर पुस्तक रखी है। साथियों मेज पर, और जब किसी वाक्य में में लिखा हो या फिर पर लिखा हो तो वहां पे अधिकरण कारक होता है, क्योंकि दोस्तों में और जो पर होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। भाई में और पर क्या दिखाता है, किसी वस्तु की स्थिति को दिखाता है। भाई वह घर में बैठा है, मतलब उसकी स्थिति यह है कि वो घर में बैठा है। मेज पर पुस्तक रखा है, तो पुस्तक की स्थिति क्या है, पुस्तक की स्थिति यही है कि पुस्तक भाई मेज पर रखा हुआ है। सही बात है कि नहीं। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, किसी भी शब्द के बाद के द्वारा या से द्वारा दोस्तों वहां पे लिखा होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, यानी दोस्तों संप्रदान कारक का कोई चिन्ह नहीं है। के लिए को आप समझ ना पाओ तो इतना समझ लो कि जब किसी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या फिर लिया जाता है तो वहां पे दोस्तों संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी के लिए, बच्चों के लिए कुछ लाता है, कुछ देता है, तो वहां पे दोस्तों संप्रदान कारक होता है। और अपादान कारक दोस्तों तब होता है जहां पे अलग होने का भाव आ जाए। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। राजा ने भिखारी को दान दिया। राजा ने भिखारी को दान दिया, इस वाक्य में भिखारी को में कौन सा कारक है। साथी कमेंट करके बताओ। मैं बार बार आपको पढ़ाया हूं कि जब कहीं पर किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है या कुछ लिया जाता है तो वहां पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और वहां पे संप्रदान कारक ही होगा। वहां ये कोई मैटर नहीं करेगा कि को लिखा है, कि के द्वारा है, कि से द्वारा है, ये सब दोस्तों कुछ मैटर नहीं करेगा। सिंपल सी बात